चलो देखते हैं अपन है। So write the Kp, Kc and delta Ng for the following reactions. For the following reactions. तो मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूं आपको, आप उन रिएक्शन में कैलकुलेट करेंगे अपना Kp, Kc और डेल्टा Ng। तो लिखो इन रिएक्शंस के लिए विल राइट लाइक दिस, जैसे अपन को गिवन है सपोज Kp, Kc of the reactions. So write that NH3 decompose to give thrice of H2 plus N2. Gaseous state, gaseous state and gaseous state. Second reaction में मैं लिखूंगा P4 that is a solid, 5O2 I will write that is a gas that get converted into P4O10. Again that is a solid. इसके लिए Kp बताना है, Kc बताना है. Third I will write that CH3COO C2H5 plus H2O will get converted into, right ना? तो कैमरा ब्लर हो रहा है वो बता रहा है कोई? चेक कर लेते हैं अपन। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ इसको, है मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ इसको, है अभी तुम बता देना। अभी ठीक है? अभी चलेगा? अभी मुझे थोड़ा ठीक दिख रहा है, पहले के कंपैरिजन में ठीक दिख रहा है। अभी ठीक है? मतलब पहले के कंपैरिजन में मुझे ठीक दिख रहा है तो तुमको भी ठीक ही दिखना चाहिए। मुझे ठीक दिख रहा है तो अपन लिखेंगे CH3COH बनेगा और C2H5OH बनेगा, ये बनेगा। ये लिक्विड था, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। फोर्थ वी कैन राइट दैट मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं विथ ट्वाइस ऑफ HCl, ये एक्वस है, और ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है दैट इज विथ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड है ना H2, दैट इज अ गैस। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये सॉलिड है। फिफ्थ वी कैन राइट that is we can write that like this. अगर हम लिखते हैं that is मुझे मतलब ये सोचना है कि भाई बहुत सारे एग्जाम्पल के बजाय अपन थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, अपन और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। तो अपन लिखेंगे CH3COH है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो आई गॉट दैट CH3CO नेगेटिव, और प्लस लिखेंगे अपन H3O पॉजिटिव आइन। और सिक्स्थ एक और लिख लेते हैं अपन, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। तो इसमें अपन को कैलकुलेट करना है, और अगर मैं ऐसे लिखता हूं सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड इन अ गैसियस स्टेट, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन अ गैसियस स्टेट reacts with H2 in a gaseous state to form H2O in a gaseous state, plus we'll write that carbon monoxide in a gaseous state. तो फिर क्या बताएंगे? तो ठीक है, we'll write that। अपन इन रिएक्शंस में कुछ पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि what will be the Kp, Kc and delta Ng for the reaction। तो चलो जरा तुम लोग थोड़ा लिख के बताओ। लास्ट टाइम मैंने आपको डेल्टा Ng भी कैलकुलेट करना सिखाया था और
केपी केसी भी लिखना बताया था, उसमें कंसेप्चुअली भी बताया था कि कैसे अपन केपी और केसी की बात करेंगे। तो जरा अपन लिख के देखते हैं क्या लिखने वाले हैं अपन। बताओ भाई क्या लिखने वाले हैं अपन। Kp and Kc for the reaction and delta Ng for these reactions. थोड़ा वेट करते हैं ना अपन, पहले मतलब सभी लोग लिख लेते हैं फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें अपन केपी और केसी दोनों लिख सकते हैं। के सी लिखूंगा तो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखूंगा N2 to the power of 1 और डिवाइडेड बाय NH3 to the power of 2। केसी लिखूंगा तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखूंगा, केसी लिखूंगा तो कंसंट्रेशन, केपी लिखूंगा तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखूंगा। partial pressure of H2 to the power of 3 into partial pressure of N2 divided by partial pressure of NH3 to the power of 2। ऐसे अपन केपी लिखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वी कैन राइट दैट डेल्टा एनजी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस स्टेट, इधर 3 + 1 4 है, उधर 2 है, तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 आएगा। डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू 2 फॉर अस। यहां पर चेक करते हैं, Kc will be equal to that is 1 by concentration of O2 to the power of 5 and Kp will be equal to that is 1 by partial pressure of O2 to the power of 5। क्योंकि अगर हम Kc में तो प्रेशर एज वेल एज कंसंट्रेशन दोनों टर्म लिख सकते हैं, लेकिन Kp में सिर्फ प्रेशर टर्म लिख सकते हैं। डेल्टा एनजी विल बी, ये तो गैसियस स्टेट में सिर्फ यही है, तो अपन लिखेंगे डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू 0 - 5। इट विल बी इक्वल टू -5। नेक्स्ट we'll write that Kc for this reaction will be equal to that is concentration of acetic acid into concentration of C2H5OH। अगर ये लिक्विड है और इसको डिसॉल्व किया हमने वाटर में टू गेट द एसिड एंड दिस, तो अपन डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, ये C2H5 है ना, दैट इज एन एस्टर, ये C2H5H है और ये वाटर है। ये एस्टर है, हम सबको पता है एस्टर विच इज राइट ना। इसको जब एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज्ड होता है इनटू एसिड एंड अल्कोहल। ये सभी ने पढ़ा हुआ है, बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है ये, इसलिए मैंने उसको लिखा। अगर हम किसी को भी ना एक्सेस में ऐड करेंगे और वो प्योर लिक्विड है तो उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे? अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है या मोल्स है, तो वाटर को अगर हम 1 लीटर वाटर ले लें तो 1 लीटर वाटर में कितना मोल्स होता है वाटर का?
वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, मतलब वेट हो जाएगा 1 लीटर में 1000 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो इसके 1 लीटर में मोल्स हो जाएंगे 55.56, इसके मोल्स हो जाएंगे 55.56। अगर इसके मोल्स 55.56 हो जाए तो अपन कहेंगे अगर ये पूरा भी रिएक्ट कर गया तो ये 0.1 रिएक्ट करेगा, वो नेग्लिजिबल ही होगा रिएक्ट। वो क्यों? क्योंकि ये जब अपन किसी का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये कि बहुत सारे वाटर में उसको ऐड करना, तो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एक्सेस ऑफ वाटर में एस्टर को ऐड करना होगा। अगर कोई प्योर लिक्विड उस रिएक्शन में सॉल्वेंट मतलब मीडियम जैसे एक्ट कर रहा है, भाई आपने एस्टर को किस में डिसॉल्व किया? पानी में, मतलब सॉल्यूशन किस में बनाया? वाटर में। अगर सॉल्यूशन वाटर में बनाया, इसका मतलब है इस रिएक्शन का मीडियम क्या है? वाटर। तो वाटर तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो अगर कोई प्योर लिक्विड एक्सेस में प्रेजेंट है, अगर कोई प्योर लिक्विड एक्सेस में प्रेजेंट है, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा एक्सेस में प्रेजेंट होने का मतलब है, तो फिर उसकी जगह भी हमको यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ही लेना होगा, जैसे सॉलिड के लिए लेते हैं, बिकॉज इसमें इतना कम एक्टिविटी होगा कि हम उसे कैलकुलेट भी करना मुश्किल होगा। भाई ये 0.1 तो पूरा रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। सो अपन कहेंगे भाई अगर कोई प्योर लिक्विड रिएक्शन मीडियम जैसे एक्ट कर रहा है, या रिएक्शन उसी मीडियम में हमने कैरिड आउट किया है, तो फिर उसको हम केसी एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें वाटर एक्ट एज अ मीडियम ऑफ दिस रिएक्शन। अब मीडियम होगा, हमें कैसे पता चला? हाँ तो भाई ठीक है ना, आपने लिखा ना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है हाइड्रोलिसिस, मतलब बहुत सारे वाटर में आप किसी कंपाउंड को ऐड करो, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द हाइड्रोलिसिस। तो अगर कोई प्योर लिक्विड मीडियम जैसे प्रेजेंट है रिएक्शन में, तो फिर उसके कंसंट्रेशन को यूनिट कंसंट्रेशन जैसे लेना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको 1 जैसे लेना पड़ेगा। दिस इज अ प्योर लिक्विड। सो अपन ने लिखा कि भाई इफ एनी प्योर लिक्विड is present as a medium of reaction, then take its concentration as यूनिट concentration 1 ले लो। आप उसे, आपको यूनिट कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, तो इसकी जगह 1 लेना पड़ेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे फिर हम, राइट? तो अपन कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कहा ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, क्योंकि इधर से इधर जो रिएक्शन होगा इसका, वो हाइड्रोलिसिस बोला आपने, ठीक है, मैंने हाइड्रोलिसिस लिखा है इसको। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, इसको हटा लेते हैं। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने ना CH3COOH ले लिया और उसमें C2H5 धीरे धीरे ऐड किया, ये लिक्विड था और उसमें धीरे धीरे मैंने इसको ऐड किया थोड़ा थोड़ा, तो जितने मोल्स इसके इससे रिएक्ट करेंगे उतना मोल्स एस्टर बन जाएगा, CH3CO C2H5 बनेगा, मतलब ये बन जाएगा, प्लस उसके साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा, उसके साथ वाटर बनेगा। तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इसमें मैं धीरे धीरे ये ऐड करूंगा तो डिसॉल्व करूंगा। वी ऑल नो दैट जितना भी परफ्यूम होता है ना, वो सारा का सारा एस्टर से बनता है, वो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। और वो परफ्यूम बनाते कैसे हैं? एसिटिक एसिड में अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन को ऐड करके परफ्यूम बनाने का, ये एस्टर मींस परफ्यूम, ठीक है ना? तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड कहीं भी लिखा होता है, अपन को तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये एस्टर की बात कर रहा होगा। तो अगर हम
किसी लिक्विड में दूसरे लिक्विड को ऐड कर रहे हैं ना, ये मेरे पास सपोज करता है कि भाई 0.1 मोल था, इसको भी मैं धीरे धीरे ऐड करूंगा तो इसके भी मोल्स धीरे धीरे ऐड करूंगा तो जितने मोल्स ये रिएक्ट करेगा उतने मोल्स ये बनेगा, और जितने मोल्स ये बनेगा उतने ही मोल्स वाटर बनेगा। अब तो वाटर मीडियम नहीं है ना, अब तो वाटर बन रहा है, मीडियम थोड़ी होगा अब वाटर। हाँ, तो अपन कहेंगे भाई इस लिक्विड में जब आप धीरे धीरे इसको ऐड करोगे और सॉल्यूशन को स्टर करोगे तो मुझे मिलेगा लिक्विड एस्टर प्लस वाटर। इस केस में अगर मैं केसी लिखता हूं तो अब वाटर मीडियम नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा CH3COC2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब मैं वाटर को इंक्लूड करूंगा इसमें, तो CH3COH प्लस C2H5OH मैं ये लिखूंगा इसके लिए Kc, मतलब इस रिएक्शन के Kc में वाटर इंक्लूड करूंगा, इस रिएक्शन के Kc में वाटर इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि इस केस में वाटर आपने वहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस तभी पॉसिबल है जब एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट हो। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जितने भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं या जिनमें वाटर एज अ प्योर लिक्विड ऑन द रिएक्टेंट साइड लिखा होगा तो वो अंडरस्टूड है कि आपने उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया होगा। अंडरस्टूड अपन तभी मानेंगे जब उस कंपाउंड में आप वाटर को ऐड कर दो, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों बनेंगे, तो वो अंडरस्टूड है कि ये हाइड्रोलिसिस है। अब अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो मैंने एस्टर को वाटर मीडियम में डिसॉल्व किया, यहां मीडियम में डिसॉल्व नहीं किया आपने, जितने मोल्स इसके बनेंगे उतने ही मोल्स वाटर के भी बनेंगे, जितने मोल्स इसके इससे रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल्स इसके बनेंगे और उतने ही मोल्स वाटर भी बनेगा। सो इट इज नॉट अ मीडियम देयर। तो अपन बता देंगे इसके लिए केसी में वाटर इंक्लूड करेंगे, उसमें नहीं करेंगे, इसमें नहीं करूंगा। और उसके लिए केपी अपन कहेंगे केपी विल बी नॉट डिफाइंड फॉर दैट। मैं केपी को 0 नहीं लिख रहा क्योंकि वहां कोई प्रेशर टर्म ही नहीं है। अगर प्रेशर टर्म नहीं है तो कैसे केपी कैलकुलेट करूंगा? सो केपी एंड डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू 0, राइट ना। और इस रिएक्शन के लिए अपन कहेंगे भाई इसमें एक कोई भी गैसियस टर्म नहीं है तो नॉट डिफाइन, अपन इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, भाई उसमें है ही नहीं गैसियस टर्म। केपी के लिए कम से कम एक गैसियस टर्म तो होना ही चाहिए। तो अगर किसी रिएक्शन में प्योर लिक्विड इन्वॉल्व है, वो भी रिएक्टेंट की तरफ, तो फिर हम उस प्योर लिक्विड को अगर वो मीडियम जैसे एक्ट कर रहा है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। इस रिएक्शन में अपन कहेंगे भाई केसी विल बी इक्वल टू एक्वस टर्म और गैसियस टर्म, सॉलिड इंक्लूड नहीं होता। एक्वस टर्म मतलब होता है कि भाई लिक्विड स्टेट में है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें होगा हमारे पास MgCl2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 क्योंकि वो तो गैस था, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl टू द पावर ऑफ 2, ये हो जाएगा Kc। एंड Kp विल बी इक्वल टू व्हाट? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बस। डेल्टा Ng क्या लिखूंगा? बस एक ही गैसियस टर्म है, उधर कोई गैसियस टर्म नहीं है, तो डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 1, ये डेल्टा Ng होगा। गॉट माय पॉइंट ना? बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि इक्वेशन 3 के लिए आपने Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng लिखा था। हाँ, तो लिखा था ना, किसी का भी पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब किसी का भी पावर 0 होगा, इंफिनिटी होता है तो अपन उसको 1 लिख लेते हैं, इंफिनिटी थोड़ी है, 0। तो अपन कहेंगे भाई फिर तो वो नॉट डिफाइन में चला जाएगा, तो अपन उसे बता नहीं सकते कि इसका केपी क्या होगा, जब गैसियस टर्म ही नहीं तो कैसे बताऊं? फॉर्मूले से कैलकुलेट करो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो किसी का पावर 0 लिखे तो मतलब वो है ही नहीं, यही तो होता है। अब यहां पर अपन बात करेंगे फिर वही बात, आपने लिक्विड वाटर में डिसॉल्व किया है एसिटिक एसिड, दिस इज अ एसिड जिसने प्रोटॉन दिया और वाटर ने प्रोटॉन को ले लिया, एक्सेप्ट किया। सो दैट विल बी दैट कि भाई आपने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो जब किसी वाटर एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर विल बी द मीडियम देयर। अगर वो मीडियम होगा तो मैं क्या करूंगा?
write that concentration of CH3CO negative, concentration of H3O positive और divided by concentration of CH3COH होगा. Water को include नहीं करेंगे because this is in excess and a pure solvent. वो excess में भी है और pure solvent भी है. और delta Kp and ये भी not defined. Delta Ng will be equal to 0. No gaseous term. उसमें gaseous term है ही नहीं. इसमें वाटर को इंक्लूड करेंगे. Why it is so? क्योंकि जितना मोल्स इसका इससे रिएक्ट करेगा उतने ही मोल्स वाटर बनेंगे. और वैसे भी वहां वाटर गैसियस स्टेट लिखा हुआ है, लिक्विड नहीं लिखा हुआ है. लिक्विड भी होता तो भी अपन उसे कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता, ये दोनों जितना मोल्स मतलब ये दोनों रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल्स वाटर के बनेंगे. फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा. सो विल राइट दैट Kc will be equal to concentration of H2O into concentration of CO divided by concentration of CO2 into concentration of H2O. Concentration of CO2 into concentration of H2 ये आ गया भाई अपने पास. That will be equal to Kp also because delta Ng is equal to 0. अगर delta Ng 0 हो जाए और इसमें सारे गैसियस टर्म हो तो Kc will be equal to Kp. क्योंकि अगर गैसियस टर्म होंगे तो अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा Ng इसमें 0 आ रहा है अपने पास, इधर भी डेल्टा Ng 0 आ रहा था लेकिन इसमें कोई गैसियस टर्म नहीं है तो Kp नहीं लिख सकते अपन उसके. इसमें अपन क्या कर सकते हैं, Kp लिख सकते हैं क्योंकि गैसियस टर्म है. क्वेश्चन 4 में कह रहा -1 है, Kp इज इक्वल टू -1 बता रहा है. फोर्थ में लिख लेते हैं भाई. डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. सो ये 1 + 0 -2 + 2 भी कहां आएगा, कुछ भी नहीं आएगा वहां पर. गैसियस टर्म एक ही है, 1 - 0 है. 1 - 0 इज इक्वल टू -1. कौन कह रहा है ये -1 होगा, 1 - 0. ठीक है ना. तो 1 - 0 भैया कौन है -1 में. ठीक है, बहुत बढ़िया. डेल्टा Ng इज -1. डेल्टा Ng होता है मोल्स ऑफ द, ये गैसियस टर्म है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है. अपन गैसियस टर्म होगा और वो होता है सम ऑफ द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट. दैट इज डेल्टा Ng. ठीक है, चलो मतलब इससे आपको काफी आइडिया आ गया कि अपन को क्या करना चाहिए. ठीक है, अब कोई एक और ले लेता हूं और आप मुझे लिख के बता देना. सपोज मुझे ऐसे गिवन है, ये सॉलिड गिवन है, ये गैस गिवन है मुझे और इसमें गिवन है मुझे, सपोज करते हैं ये लिक्विड गिवन है मुझे. तो इसमें Kp Kc और डेल्टा Ng कैलकुलेट करके बता दो. इसको डेल्टा Ng के लिए थोड़ा 7 कर लेते हैं. चलो भाई, अब आप कैलकुलेट करके बता दो. ये तो Kp Kc और डेल्टा Ng आ गया अपने पास. अब ना अपन को अच्छे से पता चल गया कि भाई डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करते हैं, Kp Kc कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए. आप लिख सकते हो अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिएक्शन लिखा हुआ है तो इसके लिए डेल्टा Ng 0, बट एक भी गैसियस टर्म नहीं है, सो Kc लिख नहीं सकते इसमें. लेकिन वाटर को इंक्लूड करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि वो बनेगा ना वाटर, मीडियम थोड़ी होगा वहां पर. तो अपन लिखेंगे भाई इसमें ना, विल से दैट Kp और Kc, सो Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर ऑफ 2. एंड Kp विल बी इक्वल टू व्हाट, Kp विल बी इक्वल टू, ये सिर्फ गैसियस टर्म होगा ना, सो 1 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर ऑफ 2 एंड डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5. 7 क्यों, वो तो लिक्विड है, सो वो भी 0 लेना पड़ेगा अपन को. 7 अगर गैसियस स्टेट में होता तो लेता मैं. ये -2 आ गया भाई अपने पास. ये आपका Kp और Kc हो गया. तो अपन को ये पता चल गया कि भाई Kp और Kc कैसे लिखते हैं.
मैंने आपको सिर्फ केपी और केसी लिखना बताया है। रिएक्शंस के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए केपी और केसी कैसे लिखेंगे वो देखा अपन ने। अब अपन लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार चेक कर लेते हैं भाई ये इक्विलिब्रियम जो है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डेल्टा एनजी तो सीधा सीधा अपन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिख रहा है अपन को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपन को दिख रहा है। सो डेल्टा एनजी इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर गैसेस, वरना लिखते क्यों डेल्टा एन लिखो फिर। डेल्टा एनजी मतलब ओनली गैसेस। हाँ, अगर मैं डेल्टा एन लिखता तो मैं कहता आपने गैसेस बताई नहीं इसमें, तो मैं लिखता इसमें गैसेस प्लस लिक्विड्स दोनों को इंक्लूड कर लेता, मतलब एक्वस लिक्विड्स, लिक्विड सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा उसको भी इंक्लूड कर लेता। मतलब अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट करके बता सकते थे अपन कैसे। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। तो ज्यादा ही सॉलिड हो गया, रुक जाओ। जो रिएक्शन दिया था मैंने वही ले लेते हैं अपन, पिछले बार भी दिया था ये वाला रिएक्शन। ये सॉलिड है क्योंकि मैं एक्वस टर्म ही नहीं आया सोल्यूशन टर्म, इसलिए मैंने उसको हटाया। मैं कोशिश करता हूं कि भाई जो रिएक्शन रियलिटी में होता है वही रिएक्शन यूज करो आप, ताकि आपको कभी याद भी रहे ना, हाँ सर ने ये रिएक्शन पढ़ाया हुआ है अपन को, इसलिए मैं वो रिएक्शन यूज कर लेता हूं। और वो पिछला वाला जो रिएक्शन लिखा था मैग्नीशियम के साथ, वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। अब देख इसमें अगर मुझे ना डेल्टा एनजी लिखना है ना, तो मैं लिखूंगा गैसियस टर्म तो एक ही है बस, डेल्टा एनजी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0। ये होगा, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 1 बचेगा मेरे पास। लेकिन अगर आप मुझे डेल्टा एन कैलकुलेट करने के लिए कहोगे ना इस रिएक्शन के लिए, तो मैं 1 प्लस 1 डेल्टा एन में लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन को भी ऐड करूंगा मैं, बस सॉलिड को ऐड नहीं करूंगा, दे आर इनएक्टिव। माइनस आई विल राइट दैट 2, तो 0 आ रहा है। डेल्टा एनजी नहीं डेल्टा एन, ये डेल्टा एन। HCl इज अ गैस, कहां लिखा होगा? HCl तो एक्वस सॉल्यूशन होगा, गैस से तो रिएक्ट ही नहीं करेगा ये। भाई आयरन को HCl सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा तब रिएक्ट करेगा आयरन, ये बनेगा भाई अपने पास, राइट। अगर ऐसा रिएक्शन करेंगे तो ही है हो सकता है, तो ठीक है, we'll write that this is the reaction। तो डेल्टा एन और डेल्टा एनजी में डिफरेंस होता है, इसलिए डेल्टा एन और डेल्टा एनजी को ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट केसी और केपी, केपी और केसी होते हैं। तो अब लेकिन हमेशा अपन को डेल्टा एनजी पढ़ना होता है, इसलिए अपन डेल्टा एन की बात नहीं करते हैं, बट जरूरत कर पड़ेगी तो करेंगे। आप कहोगे डेल्टा एन की बात करो, अपन करेंगे। अब ना इसके बारे में अपन कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि केपी केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और वो क्या है। We know that equilibrium constant is a ratio of Kf upon Kp, है ना। Equilibrium constant is independent of concentration and is independent of concentration, independent of change in concentration, change in concentration।
अपन लिख सकते हैं ऐसे। अपन क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम मतलब केसी और केपी दोनों के लिए बोल रहा हूं, डू नॉट डिपेंड on initial concentration of a reactant, और प्रोडक्ट भी हो सकता है। मतलब इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या रिएक्शन गिवन है, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। के इक्विलिब्रियम मतलब केपी और केसी। अगर कोई रिएक्शन अपने पास है तो इनके क्या कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम पे बताओ क्या कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जब मैं इसका केसी या केपी लिखूंगा तो मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है, इनके इक्विलिब्रियम में क्या कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन concentration, equilibrium concentrations, K equilibrium is independent of addition of a reactant or product, change in pressure, direction to attain equilibrium is independent of, अब इसको फर्दर ऐसे डिवाइड कर देता हूं, 1 एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम पे किसी को भी ऐड करो, अगर इक्विलिब्रियम पे किसी को भी ऐड करोगे तो केपी और केसी चेंज नहीं होते, दे रिमेन कांस्टेंट। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। चेंज इन प्रेशर, आप प्रेशर को भी चेंज करोगे तो केपी थोड़ी चेंज होता है। डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, आप यहां से इक्विलिब्रियम अटेन करो या वहां से इक्विलिब्रियम अटेन करो, कोई चेंज नहीं आने वाला। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। आपने इक्विलिब्रियम यहां से अटेन किया है, ये यहां से अटेन किया है, क्योंकि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड भी आएगा, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, पहले फॉरवर्ड आएगा फिर बैकवर्ड आ जाएगा। यूज ऑफ कैटलिस्ट, आप कोई भी कैटलिस्ट यूज करो ना, उस पर के इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट के यूज करने से, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज करोगे केपी केसी चेंज नहीं होगा, या केपी केसी चेंज करोगे डेल्टा एच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑफ रिएक्शन, इवन अगर अपन ऐसे लिखेंगे ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, आपने कहा मेरे पास एक इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, उसमें इनर्ट गैस डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, केपी केसी से कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, तब भी केपी केसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन में पर फर्क पड़ सकता है, रिएक्शन इधर उधर मूव कर सकता है वो, तो अपन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम भी अगर आप ऐड करोगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर कोई रिएक्शन मेरे पास है उसमें सपोज करते हैं अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं फॉर अ रिएक्शन, ऐसे लिख लेते हैं N2 plus 3H2 is in equilibrium with twice of NH3। क्या लिखेंगे अपन, Kc लिख लेते हैं, concentration of NH3 to the power of 2
divided by concentration of N2 into concentration of H2 to the power of 3. ये गिवन है मुझे Kc का वैल्यू। अपन क्या कहेंगे भाई, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसकी वैल्यू 10 है और ये 10 क्या था, इन दोनों का रेशियो। कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज होता है, रेट कांस्टेंट थोड़ी चेंज होता है, और ये वैल्यू इनका रेशियो होता है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से अगर ये चेंज नहीं होंगे तो के इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होगा। अब आप इसको ऐड करो, मतलब ये बढ़ गया तो ये रेशियो बढ़ गया। अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां, इसको ऐड करने से रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इधर शिफ्ट होगा टू कॉम्पनसेट, ताकि जब तक ये शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब तक कि ये रेशियो वापस कितना ना हो जाए, 10 ना हो जाए। तो भाई रिएक्शन को अगर डिस्टर्ब करोगे किसी भी फैक्टर से तो रिएक्शन उसको अपने आप कॉम्पनसेट कर लेगा और वो रेशियो क्या बना लेगा, 10। अगर N2 ऐड करो अपने आप एडजस्ट होगा, फॉरवर्ड जाएगा, सो दैट 10 के बराबर हो जाए। इसको ऐड करोगे तो भी फॉरवर्ड जाएगा, मतलब रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो बैकवर्ड आएगा। अगर मैं रिएक्टेंट को निकाल दूं तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको निकालोगे तो ये कम हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाएगा। कब तक आएगा, जब तक कि वापस उसका रेशियो 10 ना हो जाए। केसी का वैल्यू 10 ही रहेगा। फिर अपन कहेंगे चेंज इन प्रेशर। हाँ, तो केपी की बात कर रहे हैं ना अपन, जैसे कंसंट्रेशन चेंज करने से केसी चेंज नहीं होता, वैसे प्रेशर चेंज करने से केपी चेंज नहीं होता। भाई केपी तो कांस्टेंट है ना, भाई आपस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर चेंज हो सकते हैं, लेकिन केपी चेंज नहीं होगा। वो तो अपन एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे, रिएक्शन करेंगे ना एक्सपेरिमेंट्स, तो ये तो अपन एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे। 10 इज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट केसी, इनके रेशियो का वैल्यू दिया अपन ने 10, तो वो 10 चेंज नहीं हो सकता। तो वो एक वैल्यू ले लिया था ना अपन ने कि भाई केसी को क्या समझे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है अपन को केसी को, इसलिए अपन केसी को आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर आपने कहा डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, तो ठीक है, यहां से अमोनिया से डिकम्पोज, थोड़ी देर पहले आपने अमोनिया से रिएक्शन लिखा था, इन दोनों को बनाया था और केपी केसी पूछा था। यूज ऑफ कैटलिस्ट, भाई कैटलिस्ट यूज करने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है दोनों डायरेक्शन में, रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम जल्दी कर लेगा, प्रोडक्ट के अमाउंट थोड़ी चेंज हो सकते हैं। कैटलिस्ट यूज करने से अमाउंट कभी चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, सिर्फ रिएक्शन विल अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर, उतना ही रोल होता है बस। हाँ, मैं भी बोलने वाला था, मुझे स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैं सोच रहा था तुम लोग बोलोगे तो मैं कर ही दूंगा, रुक जाओ। हाँ, थोड़ा सा ब्लर मुझे भी दिख रहा है, मुझे दिखता है तो मुझे भी ब्लर दिखता है, तो मैं, अब बताओ तुम लोग, अभी ठीक है ना, अब ठीक है, मुझे ठीक दिख रहा है, तुम लोग बता दो मुझे ठीक दिख रहा है ना, मुझे भी क्लियर है। तो मुझे जब क्लियर होता है तो तुमको भी क्लियर होता है, मुझे पता होता है ना, मुझे अगर क्लियर है तो तुमको भी क्लियर होता है ना, अब फाइन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, Kc विल बी इक्वल टू NH3 टू द पावर ऑफ 2, इसे लिखा अपन ने। और अब अपन बता सकते हैं कि भाई कैटलिस्ट से क्या होता है, सिर्फ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अटेन फास्टर होता है, ना तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, ना ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। जो इक्विलिब्रियम पे उनके कंसंट्रेशन थे वही रहेंगे, विदाउट कैटलिस्ट या विद कैटलिस्ट। और रिएक्शन तो अपने आप हो ही रहा होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन का रेट फास्ट करता है, यही रोल होता है कैटलिस्ट का बस, और कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, अब मान लो इस रिएक्शन का एनर्जी लिबरेट होता है 22 पॉइंट, मैंने लिखा इसमें इतना एनर्जी लिबरेट होता है 4 किलो कैलोरीज, ये एग्जिट वैल्यू है 22.4 किलो कैलोरीज। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है ना, जब इनके अमाउंट चेंज हुए ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एच क्यों चेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज इन द रिएक्शन क्यों चेंज होगा, दिस इज एंथैल्पी ना, द हीट ऑफ रिएक्शन, वो क्यों चेंज होगा, वो उतना ही रहेगा।
द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो वो उतना ही रहेगा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है ना, इनर्ट गैस के ऐड करने से मतलब रिएक्शन इधर उधर जा सकता है। भाई इधर 4 वॉल्यूम था, इधर 2 वॉल्यूम है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से प्रेशर ऑफ द सिस्टम बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से रेट कांस्टेंट क्यों चेंज होगा भाई? पार्शियल प्रेशर्स चेंज होंगे इनके, रेट कांस्टेंट क्यों चेंज होगा प्रेशर को चेंज ऐड करने से? अगर रेट कांस्टेंट चेंज हो सकता था तो अपन ये नहीं बोल देते कि किसी के भी प्रेशर को चेंज करो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। भाई नो डाउट, अगर किसी वेसल में, जिस वेसल में अपन इस रिएक्शन को कर रहे हैं, उस रिएक्शन में अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे या वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्शन कहीं तो शिफ्ट होगा। तो इनर्ट गैस के एडिशन से एक्स्ट्रा गैस आ गई ना, तो मोल फ्रैक्शन तो चेंज हो जाएंगे ना गैसेस के, बिल्कुल चेंज होंगे। हाँ तो कुछ तो चेंज होगा ना रिएक्शन में। हाँ तो अपन कहेंगे रिएक्शन को इधर उधर शिफ्ट करो, केसी क्यों चेंज होगा? अपन ने तो यहां पर ये लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जब सभी चीज से केसी इंडिपेंडेंट है तो भाई डिपेंड किस पे करेगा वो बता दो, है ना। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, पहले मैं केसी और केपी के लिए ना ये लिखता हूं, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, वो बताऊंगा मैं किस पे डिपेंड करेगा। यूनिट ऑफ केसी, केसी का यूनिट लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। भाई आपने डेल्टा एन जी नहीं लिखा, एंड केपी का यूनिट होगा एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, वो प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी, क्योंकि केपी में सिर्फ गैसेस होंगे। पता जैसे इसी रिएक्शन के लिए लिखते हैं ना, ये गैसियस टर्म है, ये भी गैसियस टर्म है। अब इसके लिए केपी भी लिख सकते हैं अपन, केसी भी लिख सकते हैं अपन। वैसे तो मुझे पता है डेल्टा एनजी का वैल्यू 2 - 4 होगा, -2 आएगा। अगर अपन इस रिएक्शन के लिए केपी केसी लिखेंगे तो विल गेट लाइक दिस, NH3 to the power of 2 concentration of N2 into concentration of H2 to the power of 3, ये आएगा अपने पास to the power of 3, H2 to the power of 3। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसके लिए केसी क्या आ रहा था, दैट इज concentration of NH3 to the power of 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 to the power of 3, ये आएगा। ये मोल्स पर लीटर टू द पावर ऑफ 2, ये मोल्स पर लीटर, ये मोल्स पर लीटर टू द पावर ऑफ 3, बचा क्या अपने पास, मोल्स पर लीटर टू द पावर ऑफ 2 -2। हाँ तो डेल्टा एन इज, ये पूरा गैसियस रिएक्शन में तो डेल्टा एन और डेल्टा एन जी इक्वल होंगे ना इसमें तो, और उसमें एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ डेल्टा एन, मतलब इसका जो भी केसी का वैल्यू होगा उसमें मोल्स पर लीटर टू द पावर ऑफ -2 लिखूंगा मैं। मतलब आप मुझे इसका वैल्यू दे दो, मान लो इसका वैल्यू 10 दिया आपने, तो मैं इसका यूनिट लिखूंगा कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ -2, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलारिटी, और मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में मुझे केसी का वैल्यू गिवन है तो उसके यूनिट को देख के मैं ये बता सकता हूं, ये मोल्स पर लीटर था है? अपन उसके यूनिट को देख के ये बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का डेल्टा एन कितना होगा या डेल्टा एनजी कितना होगा, वो गैसियस टर्म कंसीडर कर लेंगे। भाई आप यूनिट तो लिखोगे ना, सॉलिड का तो वैसे भी यूनिट नहीं होगा। तो केसी के एक्सप्रेशन से अगर मैं यूनिट बता सकता हूं तो केसी का जो वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में उसका यूनिट तो गिवन होगा ना। केसी इज नॉट यूनिटलेस, इट इज अ कांस्टेंट बट नॉट यूनिटलेस। तो केसी के यूनिट से मैं ये बता सकता हूं, केसी के यूनिट से मैं ये बता सकता हूं कि रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना रहा होगा या डेल्टा एन कितना रहा होगा। So from the value of Kc, we are able to predict delta Ng of the reaction. So
if we are given value of Kc, K equilibrium in the reaction, we can predict the delta N or delta Ng for that reaction. Predict delta N or delta Ng for the reaction. Even the reaction is not given. मुझे क्वेश्चन में आप रिएक्शन मत दो, ये तो दोगे, यूनिट तो दोगे ना, जब इनके वैल्यू दोगे तो केपी और केसी का वैल्यू दोगे तो उसका यूनिट तो लिखोगे ना. आप यूनिट लिख दो, मैं उसी से कैलकुलेट कर लूंगा. क्योंकि एटमॉस्फेयर पे अगर -2 लिखा हुआ है मतलब वो इस टाइप का रिएक्शन रहा होगा, उसमें प्रोडक्ट 2 रहा होगा और रिएक्टेंट 4 रहे होंगे. ये प्रोडक्ट अगर 2 है तो रिएक्टेंट 0 हो सकते हैं, क्योंकि -2 अगर है तो अपन कहेंगे अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 1 है तो ये 3 रहा होगा, तो 1 - 3 -2 हो गया होगा. हमको रिएक्शन नहीं दोगे तो भी मैं डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लूंगा. मुझे कैलकुलेशन के लिए डेल्टा एनजी चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा. रिएक्शन के मैंने तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं केपी और केसी के यूनिट को देख के ये बता सकता हूं कि डेल्टा एनजी क्या रहा होगा. बोलो क्या हुआ पद्मश्री. So if we are given the value of K equilibrium in the reaction, we can predict the delta Ng or delta N of for that reaction, depending कि अपन को डेल्टा N की जरूरत है, Kc होगा तो डेल्टा N की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि Kc में तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी होंगे और प्रेशर टर्म भी होंगे, और डेल्टा N में अपन ने कहा वहां गैसियस टर्म भी इंक्लूड होते हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी होंगे. और जबकि उधर Kp में सिर्फ we can read that. So अपन केपी और ये यूनिट बता सकते हैं. अब अपन देखते हैं कि भाई के इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स. तो वी आर एबल टू प्रेडिक्ट, अगर मुझे ऐसे गिवन है कि भाई केसी का वैल्यू ये है, तो अपन को ये पता चल गया कि भाई अच्छा ये वैल्यू मोल्स पर लीटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब डेल्टा एन रहा होगा, तो ये 1 रहा होगा, इसलिए आपने ऐसे लिखा. लेकिन अगर आप केसी का वैल्यू ऐसे लिखोगे, अच्छा तो डेल्टा एन का वैल्यू 2 रहा होगा, तभी तो आपने मोल्स पर लीटर होना चाहिए. तो मोल्स पर लीटर को आप ऐसे लिखोगे ना, मोल्स पर लीटर टू द पावर ऑफ -1 -2 ना, ये 2 किलो हो गया. मतलब डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर केसी है तो मैं डेल्टा एन का वैल्यू उसमें 2 रहा होगा. और केपी अगर होगा तो केपी में सिर्फ गैसियस टर्म हो सकता है, वो डेल्टा एनजी हो सकता है बस. अगर मान लो मेरे पास गिवन है एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ -2, तो मुझे ये पता है कि उस रिएक्शन में डेल्टा एनजी -2 रहा होगा. मतलब इस रिएक्शन में अगर मुझे कोई किसी रिएक्शन में ऐसे गिवन है दैट इज 2.3 × 10⁻³ एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ -2, तो मुझे आपको उस रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है कि मैं डेल्टा एनजी उससे कैलकुलेट करूंगा. मैं इसको देख के बता दूंगा कि डेल्टा एनजी कितना रहा होगा उस रिएक्शन के लिए. बस इतना ही फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. डेल्टा एनजी से इतना ही बता सकते हो आप. तो आप खुद ही मतलब रिएक्शन लिख के बता सकते हैं भाई डेल्टा एनजी कैसे किस रिएक्शन में कैसे लिखना है, ये कैसे बता सकते हैं अपन. या रिएक्शन गिवन है तब तो हमें कुछ बताना ही नहीं ना, फिर तो अपन खुद ही बता देंगे, अपन को क्या दिक्कत है. पर रिएक्शन गिवन है सीधा डेल्टा एन का वैल्यू लिख लेंगे. जैसे अपने पास गिवन है Fe प्लस ट्वाइस ऑफ HCl एक्वस, इसमें FeCl2 एक्वस
प्लस H2, ये सॉलिड, डेल्टा N 3 minus 2 1, डेल्टा Ng 1, एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 1, Kc है तो वेरिएबल टू डेल्टा। अब रिएक्शन की जरूरत नहीं है मुझे, अब वो रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता है, हमें बस इन वैल्यूज से मतलब था, अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ये वैल्यूज से मेनली तो हमें इससे मतलब होता है, वो क्यों? क्योंकि हमें Kp इज इक्वल टू दैट इज Kc इनटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng, ये गिवन होता है ना Kp और Kc का रिलेशन। तो कभी कभी मैं ये वैल्यू अपन इसके यूनिट से बता सकते हैं या इसके यूनिट से बता सकते हैं अगर रिएक्शन नहीं भी गिवन है तो इनमें से किसी एक को तो दोगे, उससे बता दूंगा। दैट्स व्हाई मैं इतना उस पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, नहीं तो करता भी। रिएक्शन गिवन है तो अपन को कोई मतलब ही नहीं, फिर तो अपन खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता तो है डेल्टा एन और डेल्टा एन जी क्या होता है। के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। के इक्विलिब्रियम सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बिकॉज रेट कांस्टेंट जो KF होता है ना, रेट कांस्टेंट KF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो KF पढ़ते हैं ना अपन, KF और KB, रेट कांस्टेंट K लिखा मैंने, KF एंड KB बोथ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है। Therefore, Kp और Kc both depends on temperature. On temperature. वो दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। Kp and Kc both depends on temperature. तो इसमें अकॉर्डिंग टू वेंटॉफ इक्वेशन, वेंटॉफ इक्वेशन होता है that is Kc will be equal to A into e to the power of minus delta H upon RT, ये वेंटॉफ इक्वेशन होता है। वैसे मैं डायरेक्टली लिखना चाहता था कि आप तो टेम्परेचर जो चेंज होगा उससे डायरेक्टली लिख दो, इसका डेरिवेशन अपन बाद में कर लेंगे। और बेटर यही होगा कि अपन डेरिवेशन लास्ट में, क्योंकि एक थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करना होता है, अपन वहां डिस्कस कर सकते हैं इसको, डेरिवेशन इसका। अपन सिर्फ बात करते हैं, अब तो वेंटॉफ इक्वेशन बता दो क्या होता है। log of Kc2 डिवाइडेड बाय Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा, मैं इसका डेरिवेशन वहां बता दूंगा आपको, आप चिंता मत, इसी चैप्टर में बताना है मुझे, अभी अपन ज्यादा मतलब वो नहीं करते हैं। 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ये अपन को कितना है, ये होता है वेंटॉफ इक्वेशन। और उसमें अपन लिखेंगे वेंटॉफ इक्वेशन में क्या क्या होता है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, वेर Kc1 is equilibrium constant of reaction, constant at T1. Kc2 is equilibrium constant at temperature T2. And delta H is enthalpy of reaction. मेरे ख्याल से सभी को पता है अपन को एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि अपन ने इसको डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले पार्ट में। ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन अगर अपन को डायरेक्टली पता है, बाकी अपन को जरूरत नहीं कुछ भी डेरिवेशन वगैरह की। बट मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, इस चैप्टर में अपन को करना है, वो ग्राफ राफ भी करेंगे अपन इसमें। बट यहां पर कोई अपन से डेरिवेशन नहीं पूछने वाला। अभी क्या होगा, अपन इसको क्लोजली एक बार वॉच करते हैं रिएक्शन को, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन अपन को आना चाहिए। भाई यहां पर अपन लिखेंगे कि T2 टेम्परेचर मान लो बड़ा है T1 से,
तो इस वाले पार्ट को ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो अगर T2 बड़ा है T1 से तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2 का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 तो अपन कहेंगे ये वाला पार्ट जो आएगा ना अपने पास, मान लो T2 इज ग्रेटर देन T1 तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा अपने पास। एंड डेल्टा H इज ग्रेटर देन 1। अगर ये डेल्टा H पॉजिटिव है, जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है, क्योंकि डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो डेल्टा H एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन ये अपन को पहले से पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये पॉजिटिव होता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। और अगर ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब है Kc2 बड़ा होगा Kc1 से। देन Kc2 will be greater than Kc1। Kc2 और Kc1 है क्या? तो अपन कहेंगे देखो भाई, किसी भी रिएक्शन के लिए ना, जैसे मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल लेते हैं, एक PCl5 है अपने पास, इक्विलिब्रियम में PCl3 है प्लस Cl2 बना, इसमें डेल्टा H पॉजिटिव होगा, बताने की जरूरत नहीं है अपन को भाई। अब इतना मतलब अपन को पता होगा कि वो डिकम्पोज कर रहे हो, आप उसे ब्रेक कर रहे हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिकम्पोजिशन बढ़ेगा और डिकम्पोजिशन बढ़ेगा इसका मतलब है Kc1 अगर टेम्परेचर T1 पे है और Kc2 अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है इसका कॉन्सेंट ये अमाउंट कम होगा और वो अमाउंट बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। तो Kc1 एक टेम्परेचर सपोज अपन करते हैं कि भाई PCl5 को मैंने 200 डिग्री पे डिकम्पोज किया तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आएगा PCl3 Cl2 और PCl5 का। लेकिन अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फेवर्ड होगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा रिएक्शन और डिकम्पोज होगा ना हायर टेम्परेचर पे। तो हाँ, तो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा फिर, तो Kc का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि उसके लिए Kc क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसमें अपन Kc क्या लिखेंगे, Kc विल बी इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ये अपने लिए Kc होगा इसका। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर अपन डिकम्पोजिशन करेंगे उसका, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर अपन उसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो Kc1 मिला मुझे, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो और बढ़ेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा एंड द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, ये अपन को पता है अच्छे से, राइट। तो अपन बता सकते हैं, मेरा मतलब ये था अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बड़ा होगा, इससे ये पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो ही अपन कहेंगे कि ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो Kc2 बड़ा होगा Kc1 से बिकॉज दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मान लो ऐसे हुआ तो डेल्टा H इज नेगेटिव, अगर ऐसे हुआ तो अपन ने कहा इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, मैंने T2 ग्रेटर देन T1 है लेकिन डेल्टा H नेगेटिव है, भाई ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो ऑब्वियसली बात है अपन T2 माइनस T1 करेंगे डिवाइडेड बाय T1 T2 करेंगे, ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव आया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वैल्यू में नेगेटिव साइन है -2, तो ऑब्वियसली बात है -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब RHS में पूरा पार्ट नेगेटिव हो गया और टेम्परेचर बढ़ाने से और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मान लो ये अपने पास गिवन है टेम्परेचर कोई, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिफरेंस होगा इसमें, उतना ज्यादा ये वैल्यू होगा। फिर तो अपन कहेंगे अगर ये वैल्यू नेगेटिव आया इसका मतलब ये छोटा होगा इससे,
मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से Kc2 छोटा हो जाएगा। तब तो मैं कहूंगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें देन Kc2 विल बी लेस देन Kc1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल से दैट कि Kc2 विल बी लेस देन Kc1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से Kc बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, फिर तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। उसका मतलब Kc2 छोटा होगा Kc1 से, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा इससे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अपन कहेंगे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा एच नेगेटिव होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब T1 पे जितना Kc था T2 पे उससे कम हो जाएगा Kc, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अपन कहेंगे ये पॉजिटिव है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना बड़ा ये वैल्यू होगा, और जितना बड़ा ये वैल्यू होगा उतना बड़ा ये रेशियो भी होगा Kc2 अपन Kc1। Thus we can say that for endothermic reaction, thus endothermic reaction अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली। endothermic reaction shift in forward direction on increasing the temperature. Endothermic reaction will shift in forward direction, shift in forward direction on increasing the temperature, increasing temperature। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अपन कहेंगे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। व्हाई इट इज सो, अभी तो देखो अपन ने ये वैल्यू अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, कम होती है। तो जितना Kc था पहले, अगर पहले 10 था Kc तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये 10 से कम हो जाएगा। इसका मतलब है रेशियो बैकवर्ड की तरफ आ गया होगा। ये रेशियो कम होने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। हाउ डू वी नो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन? मतलब वो तो इक्विलिब्रियम था, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमें कैसे पता चलेगा? भाई आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता तो है, मैं ऐसे लिख देता हूं ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। आपके पास PCl5 था, इक्विलिब्रियम में है, PCl3 प्लस Cl2 है एट 300 केल्विन। मैंने आपसे कहा भाई इसका Kc क्या होगा, सपोज करते हैं अपन को 10 गिवन है, Kc1, ये डेल्टा एच इसके लिए पॉजिटिव होता है। अब मैंने क्या किया, इसको ये टेम्परेचर T1 पे था, एट T1 लिख लेता हूं। अब मैंने PCl5 को क्या किया, एट T2, T2 पे क्या किया, PCl5 होगा, डिकम्पोज होगा तो PCl3 प्लस Cl2 बनेगा। तो अपन से कहा गया कि भाई नाउ यू टेल मी Kc2 क्या होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा पहले टेम्परेचर 300 केल्विन था, 400 केल्विन है, तो इसको 400 लिखते हैं, इसको 300 लिखते हैं। ये डेल्टा एच मुझे गिवन है पॉजिटिव, चलो प्लस 15 किलो जूल पर मोल ले लेते हैं, ये 15 है, ये 400 माइनस 300 मतलब 100 अपॉन 400 इंटू 300 जो भी है ये पॉजिटिव वैल्यू है, डेल्टा एच 15 है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वैल्यू बढ़ा आएगा इससे। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ये 10 से ज्यादा आया तो रेशियो बढ़ गया ना, प्रोडक्ट बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव था। ये वैल्यू 15 थी ना। अगर मान लो इसी रिएक्शन के लिए मुझे ऐसे हो रहा होता कि डेल्टा एच इजिकल टू -15, चलो -15 लिखते हैं इसको,
अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ, पहले -15 था, मतलब यहां पर 10 अपॉन जो भी वैल्यू रहा होगा x, Kc2 का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है, ये नेगेटिव है ना, तो अभी भी वही आएगा 400 माइनस 300, मतलब 100/400 इंटू 300, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन ये नेगेटिव साइन आ गया इसमें, और नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू छोटा होगा इससे, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से रेशियो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब PCl3 और Cl2 रिएक्शन में कम हो गया और PCl5 बढ़ गया। दैट इज हाउ वी नो दैट, वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, पढ़ के देखो, वही तो लिखा हुआ, दैट इज हाउ यू नो दैट कि रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, वही तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर फिर से लिखा है यहां पर सो, वरना यहीं पे छोड़ देता है ना। तो भाई अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अपन कहेंगे ठीक है भाई एंडोथर्मिक डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो कहूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा, लेकिन डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो मना कर दूंगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। आप एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर कर लो ना, भाई यहां एलएचएस अगर है और ये आरएचएस है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगा दूसरे टेम्परेचर बढ़ाने से तो obvious सी बात है एलएचएस पे भी वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या, Kc2 बड़ा होगा Kc1 से, लेकिन वो तब भी पॉसिबल है ना, ये तभी बढ़ सकता है ना भाई, डेल्टा एच का वैल्यू अपने पास 15 था, डिवाइड कर लिया, T1 अपन को पता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये वैल्यू 15 से बड़ा आएगा अपने पास, इसका मतलब Kc2 बढ़ा ना, ये वैल्यू अपन से 15 से बड़ा आया सॉल्व करने पे, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से Kc2 बढ़ गया ना, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर ये वैल्यू -15 है तो -15 तो ये तब था ना जब अपन टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे थे, -15 T1 पे, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वैल्यू -15 से छोटा हो गया, मतलब -18 -20 जैसे हो गया। अभी -20 होने का मतलब है पहले ही ठीक था, पहले ही प्रोडक्ट कम से कम -15 तो बन रहे थे, डेल्टा एच -15 में तो बन रहा था, Kc1 था, अभी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इन दोनों का रेशियो कम और हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू छोटा हो गया इससे, अगर ये वैल्यू छोटा हो गया इससे, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया होगा, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, तुम बोलो तो एक इक्वेशन लिख देता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, एक क्वेश्चन दे देता हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, बताओ ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन मेरे पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2 इज एन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NH3, इसके लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मुझे गिवन है -22.4 किलो कैलोरीज पर मोल, ये डेल्टा एच गिवन है एट टेम्परेचर 300 केल्विन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc at 400 Kelvin if the value of Kc at 300 Kelvin is, suppose अपन को कोई वैल्यूज गिवन है ऐसे, at 300 Kelvin अपन को Kc का वैल्यू गिवन है, that will be equal to, we'll write that suppose मुझे गिवन है that is 50, ये गिवन है, कैलकुलेट कर लो, अपन को पता है डेल्टा एच आपने नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैल्यू कैलकुलेट करके चेक कर लूंगा, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, लॉग ऑफ Kc2 कैलकुलेट करना है मुझे और Kc1 मुझे 50 गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच मुझे कितना गिवन है -22.4 किलो कैलोरीज, तो मैं इसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर देता हूं, डिवाइड बाय 2.303 आर को कैलोरीज में लूंगा तो 2 होगा, क्योंकि जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट आर का लेना पड़ेगा मुझे, तो मल्टीप्लाई बाय आई विल राइट दैट 1/T1, T1 कितना है 4, T1 अपने पास कितना था 300, और T2 कितना अपन ने कितना टेम्परेचर बढ़ाया 400, लो भाई मेरे पास ये 400 आया। चलो सॉल्व करते हैं पहले इस तरफ को, इस तरफ सॉल्व करूंगा तो I'll get that 22.4, इसको 1000 में अगर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं तो -22400 है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय अपने पास आया 2 × 2.303
ये आएगा अपने पास इंटू 400 अपन माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 400। ये लो भाई कैंसिल कर देते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेता हूं। वो एक क्वेश्चन ही बनाती है ना, मैंने इतना समझाने से अच्छा एक क्वेश्चन ही दे दो आप। तो मेरे पास आया log ऑफ Kc2 अपॉन 50 विल बी इक्वल टू कितना बना अपने पास -200। 22400 डिवाइडेड बाय 2 को लिख लेता हूं मैं 11200, तो मेरे पास 2.303 बचा, मल्टीप्लाई बाय 3 4 जो 1200 आ जाएगा। ये दो भी कैंसिल कर लेता हूं। अब ये अपने पास आया log ऑफ Kc2 विल बी इक्वल टू -112 डिवाइडेड बाय 2.303। इसको अपन कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कहाँ है भाई कैलकुलेटर? थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 112 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 12, मेरे पास 4.05 आ रहा है, -4.05। ठीक है, तो ये log ऑफ Kc2 अपॉन 50 आ रहा है। एंटी लॉग ले लेते हैं इसका। तो इसका एंटी लॉग अगर अपन लेंगे, है ना, तो माइनस, तो एंटी लॉग मतलब, तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 0.45 कितना होता है, log ऑफ 0.05 1.3 -1.3, मेरे पास ये आ रहा है 1.3 इंटू 10 के पावर -4 आ रहा है। ये आ रहा है मेरे पास Kc2 अपॉन 10। होगी, तो Kc2 विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 50। लो भाई आंसर आ गया। आर का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, बिकॉज ये भी किलो कैलोरीज में, अगर ये कैलोरीज में गिवन है तो आर का वैल्यू भी कैलोरीज में होगा। हाँ लो ना, क्या प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ी कहा कि मत लो, आप जैसे मर्जी चाहो सॉल्व करो, मेरी मर्जी में ऐसे सॉल्व करूंगा, मैंने कर दिया। भाई मेरी मर्जी में तो ऐसे सॉल्व करूंगा, मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो ये वैल्यू तो बहुत छोटा हो गया ना, 50 इंटू 1.3, ये तो बहुत छोटा हो गया। पहले ही अच्छा था, केसी का वैल्यू आपने 50 दिया था, अभी तो छोटा हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो लॉग बेस 10 तो हो गई होगा, ऑब्वियसली बात है, आप 2.303 को लेकर रख रहे हो, उतना लॉग तो पड़ा ही होगा, है ना, तो उतना लॉग तो अपन पढ़ ही लेते हैं। तो अपने पास Kc2 आ गया, Kc2 इज लेस देन Kc1। इसका मतलब है रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से अपने पास, राइट ना, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो अब मतलब सारी चीजें उसमें चेक करेंगे अपन की, सर बताओ यूनिट क्या होगा। अब अपने आप कैलकुलेट करो ना, यूनिट बताए तो था थोड़ी देर पहले, मतलब ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे, अच्छा यूनिट बताओ क्या होगा, अच्छा बताओ ये 2 कहां से आया, अच्छा अरे भाई साफ साफ लिखा तो है, और बोल भी रहा हूं कि भाई यहां पर ये किलो कैलोरीज में है तो ये कैलोरीज में लेना पड़ेगा, बट यूनिट ऑफ डेल्टा एच विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ आर। और यूनिट की बात करोगे तो लिखा तो डेल्टा एन जी माइनस से ना, केसी की बात कर रहे हो तो मोल्स लीटर स्क्वायर, लो हो गया डेल्टा एन जी -2 है, हो गया यूनिट। कंसंट्रेशन लिया ना आपने, केसी बोल तो रहे, हो गया, लिख दिया, यूनिट हो गया। इधर भी लिख लेना यूनिट, रिएक्शन दिखा तो यूनिट देने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने वेंट ऑफ इक्वेशन यूज किया और कैलकुलेट कर लिया अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। अब बताओ इसमें और क्या बताऊं, यूनिट बता दिया मैंने, पहले भी बताया था यूनिट, आपको एक पॉइंट में लिख के बताया, यूनिट में काफी सारा पार्ट लिख के बताया, तो मुझे लगा यूनिट देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने आप कर लोगे यूनिट। अब कोई डाउट है तो बोलो।
दैट इज। तो अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि Kc1 जो था वही ज्यादा था ना, Kc1 जो था वो 50 था, अभी Kc2 क्या हो गया अपने पास 1.3 इंटू 50 इंटू 10 के पावर -4 हो गया था। ये वैल्यू तो बहुत छोटा हो गया ना। इसका मतलब है कि जो रेशियो पहले आ रहा था ना Kc1 में, अपने पास ये रेशियो था NH3 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर ऑफ 3। ये वैल्यू कितना था पहले 50। अभी टेम्परेचर बढ़ाने से कितना हो गया? ये तो बहुत कम हो गया, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तभी तो Kc2 हुआ। और वही मैं आपको बता रहा था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। Kc का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अब कभी कभी अपन ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा बताओ सर डेल्टा एच अगर 0 है तो Kc और वो कैसे होंगे? Kc1 और Kc1 टेम्परेचर T1 पे है और Kc2 जो है वो टेम्परेचर T2 पे है। अगर T2 बड़ा होगा T1 से तो बताओ डेल्टा एच अगर 0 है तो क्या होगा? तो अपन कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब ना अपन पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 4th पॉइंट होगा, चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑन चेंजिंग द रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन में चेंज करूंगा कुछ, ऑन चेंजिंग रिएक्शन, अगर रिएक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यू हैव अ क्लास एट 6:30, अच्छी बात है, तो मेरे ख्याल से तुम लोग जा सकते हो क्लास के लिए, और होमवर्क में आप रियल गैस को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट टाइम अपन होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं इसको थोड़ा पढ़ के, ठीक है? चलो दैट्स ऑल।